अब बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। तो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी हुई कौन कौन सी बीमारियां इस वक्त ज़्यादा सामने आ रही हैं पेशेंट्स में? अगर हम एज स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यंग एज में जो दिक्कतें होती हैं वो होती हैं स्लिप डिस्क की, या फिर जब स्पाइन की बोन का अलाइनमेंट चेंज होता है। तो ये सबसे दो कॉमन चीज़ें हैं। स्लिप डिस्क या डिस्क डीजनरेशन आजकल यंगर जनरेशन में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि लैक ऑफ एक्सरसाइज है, वेट बढ़ रहा है, ख़राब सिटिंग पोस्चर है। बट अगर हम देखते हैं कि 60 साल से ऊपर वालों में, तो उन लोगों में चीज़ें जो सामने आती हैं स्पाइन में वो होते हैं नर्व दबने के सिम्टम, जैसे लंबर कैनाल स्टेनोसिस जिसे हम कहते हैं। उसमें बेसिकली स्पाइन में नर्व्स प्रेस होती हैं, जिससे कि पैर में सुनपन, भारीपन, या चलते टाइम पैरों का थकना, या थोड़ी दूर चल के ही बैठना पड़ जाता है उनको, इस तरह की दिक्कतें रहती हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो जो दिक्कतें पहले स्पाइन में हम ज़्यादा देखते थे कि एज के साथ में होती हैं सिर्फ, वो आजकल हमें यंगर एज में भी मिल रही हैं। बट जैसे स्लिप डिस्क का इंसिडेंस है वो पिछले कुछ सालों में यंग एज पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। सर, ये स्लिप डिस्क बहुत नॉर्मली सुनने में भी मिलता है कि कोई भी बोलता है कि मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसे में वो सावधानियां क्या बरतनी है कि एक तो स्टेज तक ना पहुंचे कि स्लिप डिस्क आपको हो जाए, और अगर हो गई है तो इसका इलाज क्या करेंगे? स्लिप डिस्क के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रिकॉशन। एक तो आप अपना वेट अच्छा रखें। वेट से मतलब है अगर आपका वेट जो है बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो इट शुड बी बिटवीन 25 to 30। तो वो आपको बॉडी मास इंडेक्स जो है अच्छा मेंटेन करके रखना चाहिए। मतलब अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो मोटापे को नहीं चढ़ने देना चाहिए। दूसरी चीज़, आपका सिटिंग पोस्चर अच्छा रहे। अगर आपका पोस्चर अच्छा है तो वैसे ही स्लिप डिस्क के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तीसरी ज़रूरी चीज़ है अपने रूटीन में एक्सरसाइज रखें। जो 3 जॉइंट जिनकी हम हर किसी को सलाह देते हैं कि एक्सरसाइजेज हमेशा करें, वो है स्पाइन, नेक और नी। तो उसमें अगर कोई स्पाइन की, खासतौर से लोअर बैक की एक्सरसाइजेज कर रहा है 10 मिनट भी, खासतौर से कोर मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज जो कि पेट की मसल्स होती हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, और लोअर बैक की, तो इट हार्डली टेक्स 10 मिनट्स। और वही करके ज़्यादातर लोग जिनको अगर स्लिप डिस्क है भी, उसमें से भी 95% लोगों को हम बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। यानी सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े? ना ऐसे पड़े, भी? बिल्कुल। सर, एक ये भी बात है क्योंकि पोस्चर डिफॉर्मिटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी भी देखने को मिल रही है, और ये महिलाओं में भी बहुत ज़्यादा अब आम हो गई है। तो ऐसे में लोगों के मन में ये भी डर होता है कि एक बार अगर पोस्चर डिफॉर्मिटी हो गई तो अभी ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होती, ओनली थिंग इज़ कि उसको ठीक होने में एक तो टाइम लगता है और एफर्ट्स लगते हैं। एफर्ट्स से मतलब है कि रेगुलर एक्सरसाइज को आप फिजियोथेरेपी कह लें या योगासन कह लें, ये हमें रेगुलर करना होता है 1 से 1.5 महीने तक। नॉर्मली हम 6 वीक्स का पीरियड देते हैं अगर किसी को कोई पोस्चरल डिफॉर्मिटी आ गई है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको रेयर केसेस में स्लिप डिस्क से या नर्व प्रेस होने की वजह से ना स्पाइन एक तरफ को टेढ़ी हो जाती है जी। तो ये जब हम पोस्चरल डिफॉर्मिटी की बात करते हैं, इनिशियली तो हम इसमें मेडिसिन देते हैं जिससे कि ये धीरे धीरे पेन पेशेंट का कंट्रोल हो जाता है। बट जब तक अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करते तब तक ये पोस्चर करेक्शन वाली चीज़ नहीं हो पाती। और इसमें भी मैं बताना चाहूँगा कि ऑलमोस्ट 99% लोगों को इसमें कभी सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो अच्छे से एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग कर लेते हैं, थोड़ा पोस्चर ट्रेनिंग कर लेते हैं, वो लोग पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। सर, एक स्पाइन फ्यूजन शब्द बहुत सुनने को मिलता है, ये आखिर क्या है? स्पाइन फ्यूजन का मतलब ये है कि जब डिस्क खराब होने की वजह से या बोनी अलाइनमेंट खराब होने की वजह से हमें स्पाइन को फिक्स करके एक पर्टिकुलर पोजीशन में फ्यूज़ करना पड़े। फ्यूज़ मतलब जैसे 2 बोन्स को चिपकाना पड़े। जैसे अगर हमारी बॉडी में मनके या वर्टिब्रा एक के ऊपर एक ऐसे होते हैं, वो सारे एक प्रॉपर अलाइनमेंट में होते हैं। अगर वो अलाइनमेंट किसी भी वजह से हिल जाता है, जैसे अगर बोन आगे की तरफ स्लिप होने लगे या पीछे की तरफ, तो उसको वहाँ पे रोकने के लिए स्पाइन फ्यूजन सर्जरी करनी पड़ती है। इस सर्जरी में हम स्क्रू या रॉड भी लगाते हैं, कभी कभी दोनों बोन्स के बीच में केज डाल देते हैं। तो जब हम इस तरह का कोई प्रोसीजर करते हैं उसको स्पाइनल फ्यूजन कहते हैं। दिस इज़ ऑलवेज द लास्ट रिसोर्ट कि जहाँ पे हमें नथिंग एल्स इज़ वर्किंग, पेशेंट ने डाइट कंट्रोल भी कर लिया, वेट कंट्रोल भी कर लिया, एक्सरसाइज भी कर ली, मेडिसिन भी दे दी हमने, तब अगर स्पाइनल फ्यूजन करना पड़ा, इट इज़ द लास्ट रिसोर्ट। बट ओनली थिंग इज़ कि अगर ये करना पड़ रहा है, इसका मतलब सिचुएशन जो है काफ़ी ख़राब हो गई है। स्पाइनल फ्यूजन अपने आप में एक अच्छा सक्सेसफुल प्रोसीजर है, लेकिन इसके ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं फिर बाद में पेशेंट को। रिस्ट्रिक्शन जैसे कि अगर 2 या 2 लेवल से ज़्यादा का हमने फ्यूजन किया है लोअर बैक में, तो झुकने में रिस्ट्रिक्शन हो जाता है।
अगर फ्यूचर में वेट लिफ्टिंग करना चाहें या किक बॉक्सिंग या इस तरह की एक्सर्शनल एक्टिविटीज़ करना चाहें तो उसमें रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो स्पाइनल फ्यूजन जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे हम करते हैं, लेकिन इससे लाइफस्टाइल रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। सर बात लाइफस्टाइल की कर रहे हैं, क्योंकि आपने शुरुआत में भी कहा कि वेट बढ़ना सबसे बड़ी परेशानी है आजकल की, और लोग बैठे घंटों तक रहते हैं और वेट बढ़ भी रहा है तो भी उसको एक सीरियस अलार्म नहीं मानते हैं, जिसके बाद से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ऐसे में बोन्स पर भी असर पड़ता है, क्योंकि आपका वेट बढ़ रहा है तो बोन्स आपका वेट झेलती हैं। तो ऐसे में बोन्स को हेल्दी रखने के क्या तरीके हैं कि हमारी हड्डियाँ स्वस्थ हैं? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना इसको मिस कर जाते हैं। दे कम टू डॉक्टर जब बीमारी बढ़ जाती है। तो अगर हम प्रिवेंटिव मेडिसिन या प्रिवेंटिव डाइट की बात करें तो सबसे पहले हमारी बोन्स को चाहिए होता है कैल्शियम और विटामिन डी। तो अगर हम कैल्शियम और विटामिन डी डाइट लेते हैं, जैसे कैल्शियम के लिए बादाम खाना हुआ या ब्रोकली खाना हुआ, कैबेज में भी रहता है, कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स में भी रहता है, ये सारी चीज़ें हम अपनी डाइट में रखें तो काफ़ी अच्छी रहती हैं। इसी तरह विटामिन डी में जैसे अगर कोई एग लेता हो डाइट में तो एग ले, या फिर मीट लेते हो तो मीट ले, कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल्स आते हैं, चीज़ लें। इस तरह की चीज़ें अगर हम लेते हैं तो हम डाइटरी रिसोर्सेज जो हैं कैल्शियम और विटामिन डी के, वो हम बॉडी को दे रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि बॉडी को जो रॉ मटेरियल चाहिए कैल्शियम विटामिन डी के फॉर्म में हम वो दें। दूसरा, डाइट में हम ये रखें कि फ़ैट जितना कम रखें। आजकल हम काफ़ी यंग एज पेशेंट्स को देखते हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। उस एज में उनको बोन पेन्स नहीं होते, बट हमें ये पता होता है कि अगर उनका वेट एक लिमिट से ज़्यादा रहा तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी, जैसे जैसे वो 40 साल के होंगे, उनका वेट ही धीरे धीरे उनकी बोन्स को परेशान करने लगेगा, भले उनकी डाइट कितनी भी अच्छी हो। तो इसलिए लो फैट डाइट एंड डाइट रिच इन कैल्शियम एंड विटामिन डी वी शुड हैव। उसके साथ में कोई भी किसी भी तरह का मल्टीविटामिन लेना चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो बोन स्ट्रेंथ बना के रखती है वो होती है एक्सरसाइज। सिर्फ कैल्शियम विटामिन डी खाने से बोन स्ट्रेंथ मेंटेन रहे ऐसा नहीं है। अगर हमें बोन स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो उसके लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। जैसे काफ़ी ऐसे एथलीट्स हैं जिनका ये रिसर्च भी हुई है बहुत बड़े स्केल पे कि वो एथलीट्स या वो लोग जो 60 की एज के बाद भी दौड़ना या किसी तरह की लाइट रनिंग जॉगिंग करते हैं, उन लोगों की बोन डेंसिटी अच्छी रहती है। तो ये प्रूवन स्टडी है कि अगर हम कोई भी लाइट फॉर्म ऑफ वेट बेयरिंग एक्सरसाइज या एक्सर्शनल एक्सरसाइज करते हैं तो वो बोन को स्टिमुलस देता है कि बोन्स को और कैल्शियम और विटामिन डी की ज़रूरत है। तो वो एक नेचुरल तरीका है बोन डेंसिटी को प्रिजर्व करने का। सर कोई एक आम आदमी जो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है, जॉब करता है 9 to 5, या अभी 9 to 5 होता नहीं है, बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स होते हैं, तो वो 9 to 10 भी पहुंच जाता है, 11 भी पहुंच जाता है, सोते लेट हैं, और जो स्लीपिंग आवर्स हैं वो भी घट जाते हैं, क्योंकि हमें आदत है फ़ोन चलाने की, तो वो एक फ़ोन चलता है तो वो रात के 12 बज जाते हैं। तो ऐसे में जब स्लीपिंग आवर्स कम होते हैं तो बॉडी थकी हुई होती है, और उसकी वजह से आप अगले दिन फिर दोबारा उसी रूटीन को फॉलो करने लग जाते हैं। तो वहाँ वॉक नहीं हो रही है, कोई भी एक्सरसाइज नहीं हो रही है, तो ऐसे में उन लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो सबसे ज़रूरी है कहीं से भी अपने स्केड्यूल में वो 15 मिनट निकालें, भले रात में या दिन में। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट पोस्ट डिनर वॉक या मॉर्निंग वॉक अपने रूटीन में ऐड करें। अगर मौसम अच्छा है जहाँ पे वो रहते हैं और वो स्विमिंग जा पाएँ आधे घंटे, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज। स्विमिंग अपने आप में कंप्लीट एक्सरसाइज है जिसमें कि मसल, जॉइंट्स, कार्डियो एज वेल एज बोन्स सबकी एक्सरसाइज हो जाती है। बट अगर फिर भी कोई ऐसा है कि जो किसी भी फॉर्म में एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा और उसका रूटीन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो द लीस्ट विच ही कैन डू इज़ एटलीस्ट वो अपनी डाइट पे कंट्रोल रखे, अपने वेट पे कंट्रोल रखे, अपना पोस्चर अच्छा रखे, और अगर हफ्ते में वो 3 दिन भी किसी तरह से आधे घंटे की एक्सरसाइज कर पाए, विच शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्डियो, इंटेंस ट्रेनिंग ना हो भले, बट लाइट ट्रेनिंग रहे जिसमें स्ट्रेचेज रहें, उस तरह का कोई रूटीन फॉलो करे तो सबसे अच्छा है। इसमें आजकल काफ़ी हमारे पेशेंट्स हैं जो कुछ ऐप बेस्ड वर्कआउट जिन्होंने शुरू किया है, ख़ासतौर से वो लोग जो आईटी फील्ड के हैं, घर में ही रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम है, कहते थे मोटिवेशन नहीं आ पाता। तो इस तरह के काफ़ी ऐप्स हैं आजकल जिसमें कि आप अपने हिसाब से यू कैन सेट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, और उस ऐप को सामने मोबाइल को रख के या बड़ी स्क्रीन पे टीवी पे चला के आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। और वो ऐप्स जो मैंने कुछ देखे हैं आजकल, तो कुछ इतने अच्छे हैं कि आपको कहीं भी ओवर एक्सर्शन नहीं करने देते हो कि आपको कोई मसल इंजरी हो या बोन इंजरी हो। तो इफ़ नथिंग एल्स इज़ वर्किंग फॉर यू, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो इस तरह का अगर कोई ऐप बेस्ड प्रोग्राम भी आप ज्वाइन करते हैं, जैसे एक स्वेट नाम का है जो शायद बहुत फेमस है आजकल,
तो उस तरह का अगर कोई ऐप बेस्ड प्रोग्राम आप ज्वाइन करते हैं तो वो आप पे ओवरऑल आपकी बॉडी के हिसाब से, आपकी फिटनेस लेवल के हिसाब से आपको बताता है कि किस तरह का आप प्रोग्राम कर सकते हैं, और उसमें आप सेट भी कर सकते हैं कि 20 मिनट करना है कि 30 मिनट की 45 मिनट्स, जितना आपको ठीक लगे।